तो बात कर रहे हैं हम टॉर्क की, रोटेशनल फोर्स की या मोमेंट ऑफ कपल की। पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। रोटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? वो फोर्स जो तब लग रही हो जब कोई चीज रोटेट कर रही हो। ठीक है। अच्छा, हम बात कर चुके हैं सर्कुलर मोशन की इस चैप्टर से पहले, तो इसलिए हमें पता है ये सब चीजें एंगल पे डिपेंड करती है। इसका दूसरा नाम एंगुलर मोशन भी है। ठीक है, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो जब ये चीज किसी एंगल पे घूमती है तो यहाँ पर नई नई चीजें क्या आती है, जैसे थीटा, जो अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको एनालॉग बताया था, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम इनकी बात करते हैं तो यहां से हमारे पास एक फोर्स और निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल फोर्स या टॉर्क। लेकिन इसे हम मोमेंट ऑफ कपल क्यों कहते हैं? क्या यहाँ पर कोई फोर्सेस की का कपल लग रहा है, कोई जोड़ा लग रहा है? ठीक है, क्या एक साथ मूवमेंट होती है उनकी? उसे ही तो कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल। तो देखो, तो यहाँ पे आपको एक नल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये आपने देख रखा है, ठीक है ना? ये जो टैप है, इसको खोलने के लिए आपको 2 फिंगर चाहिए। ठीक है, 2 उंगलियां चाहिए, और दोनों की दोनों कैसे लगती है? परपेंडिकुलर। कैसे लगती है? परपेंडिकुलर। देखो कैसे, मान लो आप यहाँ पर, ये आपका थंब है, ठीक है, ये थंब दिखाई दे रहा है आपको, मैंने जो अभी लाइटिंग से बनाया है, और यहाँ पे आपकी आ रही है इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर। आप इन दोनों की मदद से इस नल को खोलना चाहते हो, तो इधर एक फोर्स लगेगी और इधर एक फोर्स लगेगी, और ये चीज खुल जाएगी। तो 2 फोर्सेस लग रही है, 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर लग रही है। कैसे लग रही है? परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर लग रही है? जिस चीज को आपको खोलना है वो चीज क्या है? ये एक लीनियर टैप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये जो नल है पानी का, ये इसमें 2 तरीके के आते हैं। तो आपने देखा होगा सर्कुलर सा होता है, ठीक है, उस पर पूरा का पूरा वो जो ऊपर लगा हुआ डोंगल होता है वो गोल होता है, और ये लंबे वाला है। ठीक है, ये आपने जनरली कहीं ना कहीं देखा होगा, घर के अंदर नहीं देखा होगा तो बाहर जो लगे होते हैं सस्ते वाले आते हैं, वो है। इसको जब आपको खोलना होगा तो आप 2 फिंगर से खोलोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी आप किसी बॉटल का ढक्कन खोलते हो, ठीक है, किसी बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो आप 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हो। एक उंगली से तो नहीं खोल पाओगे, ठीक है। तो आप 2 उंगलियों से जब खोलते हो तो उसमें क्या लगाते हो आप? टॉर्क, या 2 तरफा फोर्स, या मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल मतलब एक बार ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे जाएगा। वो दोनों फोर्सेस कैसे जाएंगे, जरा एक बार फिगर पे देखो। अगर इस तरीके से गोल घूम रहा है और ये चीज को वो घुमा रहा है, तो एक फोर्स लगेगी नीचे और एक फोर्स लगेगी ऊपर, एक F तो एक माइनस है, और ये होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। कोई दिक्कत? और सेंटर कहाँ है? ये रहा, ये सेंटर है, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट जिसको मैंने डार्क किया है। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ पर 2 तरफ से फोर्स लगाता हूं तो आप बताओगे कि हाँ भैया यहाँ पर ये चीजें 2 तरफ से खुल रही हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। हाँ, समझ में भी आ रहा है। हाँ, टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अब मैं यहाँ पर आपको फिर वही ग्रीन कलर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के दिखा रहा हूँ। ये वो पॉइंट है जिससे ये D डिस्टेंस रखता है इधर, और D डिस्टेंस रखता है इधर। ये जो D डिस्टेंस है ना, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल आप कहो तो ये 2D है, और सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड D है, और फोर्सेस क्या लग रही है यहाँ पे? परपेंडिकुलर F। तो टॉर्क क्या बना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट D। तो नीचे देखो, टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल या रोटेशनल फोर्स है आपका लीनियर फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो आपका एक फॉर्मूला आ गया। फिर आप जानते हो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस D या R से, तो फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू D। आ जाओ, ये रहा। अब देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, ये कहां से आया है? फोर्स से, और D क्या है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा क्या होता है आपका? अल्फा होता है रोटेशनल एक्सेलरेशन, और रोटेशनल एक्सेलरेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस या D। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन होना चाहिए अल्फा इंटू D, हमने रख दिया। अब इस एक्सेलरेशन को मैंने चेंज कर दिया अल्फा इंटू D से। ठीक, जब रखा तो यहां पर दिखाई दिया D के साथ मल्टीप्लाई होकर D का स्क्वायर बन गया, और यहां पर फॉर्मूला आया मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई में अल्फा। जब मैंने आपको एनालॉग कराया था तब मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की एक चीज, जिसका मतलब होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ठीक,
तो रोटेशनल फोर्स समझ में आ गई। रोटेशनल फोर्स को आप कह सकते हो लीनियर फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जैसे होता था आपका फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होगा रोटेशनल मास जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रोटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा। तो ये आपके टॉर्क के फॉर्मूले आए। आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है एंगुलर मोमेंटम की। तो जैसे अभी हमने रिलेशन निकाला टॉर्क का फोर्स के साथ, बिल्कुल सेम एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है लीनियर मोमेंटम के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि L इक्वल्स टू P इनटू R। R क्या है यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आप लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू R, mvr। ठीक, तो L आ गया mvr, जिसमें v है आपका ओमेगा इनटू R, तो L बन जाएगा ओमेगा R स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओमेगा। अभी बताया था पीछे मैंने एम आर स्क्वायर या मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई में ओमेगा, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई में एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, के अब इन चार फॉर्मुलास को देखो। P इक्वल्स टू एम वी आप जानते हो, F इक्वल्स टू एम ए आप जानते हो, L इक्वल्स टू हो गया आई ओमेगा और टॉर्क हो गया आई अल्फा। खत्म कहानी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको वर्क डन का। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वो कहता है कि भैया हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन टॉर्क भी तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि cos थीटा को मानेगा। टॉर्क में उस डायरेक्शन में नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क में कैसा होगा, तो देखो वो कह रहा है वर्क डन क्या है एक स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई आपसे पूछे वर्क डन क्या है, तो आप कहते हो वर्क डन है फोर्स डॉट एस, और टॉर्क क्या है, टॉर्क है एस क्रॉस एफ। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है एफ एस कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है एस एफ साइन थीटा। और यहां पर एक नॉर्मल वेक्टर भी आता है, इस बात पे ध्यान देना। नॉर्मल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक, देखो क्योंकि दोनों की यूनिट वही बनेगी। वर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट क्या बनेगी न्यूटन मीटर। फर्क क्या है, जो टॉर्क है वो लगता है परपेंडिकुलर और जो वर्क है वो लगता है लीनियर। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा और टॉर्क का फॉर्मूला है एफ एस साइन थीटा। इस बात पे ध्यान देना, मैं इसकी फिगर बना के समझाता हूं आपको। देखो ये बात आपने देख रखी है, ये जैसे एक आदमी दिखा रहा है, अगर यहाँ पर फोर्स लग रही है और यहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका वर्क क्या होगा एफ एस यानी कि मैक्सिमम। लेकिन अगर फोर्स वो ऊपर लगा रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा हो तो वर्क क्या होगा जीरो। अच्छा, अगर कोई चीज घूम रही हो, घूम किस जगह पे रही हो, देखो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये घूमने का एरिया है इसका। मान लो ये आपका पंखा है और ये उसकी सील है, वॉल है, दीवार जो छत की दीवार होती है। ठीक है, सीलिंग है, तो सीलिंग के साथ आपका जो पंखा है या फैन है वो पैरेलल है। सीलिंग में क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई दिक्कत आयुष, बात ठीक है। अब मैं तेरे से कहूं कि जब पंखा चलता है तो वो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन छोड़ता है, वाई एक्सिस में या नीचे की तरफ जेड एक्सिस में, नीचे की तरफ। आपको हवा तो नीचे की तरफ लगती है जब सीलिंग फैन जब चलता है, तो इसका मतलब टॉर्क जब होता है तो वो हवा को काट के किस डायरेक्शन में भेजता है तीसरी डायरेक्शन में। एक्स और वाई मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या जेड। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल वेक्टर तीसरी डायरेक्शन है। इस नॉर्मल वेक्टर पे अगर हम काम करें तो वो है आई को अगर जे से मल्टीप्लाई किया तो के, जे को के से मल्टीप्लाई किया तो आई, और के को आई से मल्टीप्लाई किया तो जे। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात, अगर मैं इनको उल्टा करता हूं यानी कि मैं आई और जे को मल्टीप्लाई ना करके जे को के से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर के नहीं आएगा माइनस के आएगा। इसका मतलब मैं अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस प्रोडक्ट करूं वाई एक्सिस से तो आपका आंसर आएगा जेड एक्सिस, और अगर मैं वाई एक्सिस को क्रॉस प्रोडक्ट करूं एक्स एक्सिस से तो आपका आंसर आएगा माइनस जेड एक्सिस। तो क्या ये पॉसिबल है मैं इस पंखे को उल्टा चला दूं? हाँ, आप कुछ मत करो। देखो मैं बता रहा हूं आपको ये कारस्तानी तब जब आपका कभी मतलब कभी ऐसा हो आप मामा के गए या कहीं और गए
तो फिर वहां आपको कारस्तानी करनी है। तो आपने क्या करा, इस फैन के कैपेसिटर की जो वायर होती है उसको उल्टा कर दो, जो वायर जा रही है ना उसको उल्टा कर दो। तो ये जो फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। क्लॉकवाइज घूमते वक्त अगर ये हवा नीचे फेंकता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते वक्त ये हवा कहां फेंकेगा। इसका मतलब अगर आपने वायर की वाइंडिंग चेंज कर दी तो इसके सारे कारनामे क्या हो जाएंगे, उल्टे, और हवा नीचे। ठीक है, अब वो ढूंढते रहे कि क्या हुआ था उसके साथ। अब क्योंकि फैन चलेगा पूरा काम प्रॉपर करेगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब आप कोई ऐसा फैन बना सकते हैं जो दोनों काम करे। हाँ, ऐसे एग्जॉस्ट आते हैं जो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। आपने घर में एक एग्जॉस्ट लगा दिया, एक फैन, ठीक है, एग्जॉस्ट की डायरेक्शन इस वक्त बाहर है, आपने एक प्लग लगा दिया है, जैसे उस प्लग को 2 इनपुट प्लग बोलते हैं, ठीक है। उस 2 इनपुट प्लग में 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। अगर उसका स्विच ऑन करोगे, ठीक है, तो वो फैन बाहर की तरफ हवा फेंकेगा, और उस ऑफ करोगे तो फैन अंदर की तरफ हवा फेंकेगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसा चलाना चाहते हो उसको। ये जनरली तब होता है जब 2 कमरों में वेंटिलेशन चलानी हो। जैसे आपने देखा कि इस कमरे में एसी लगा हुआ है, आप चाहते हो साथ वाले कमरे में भी एसी की हवा पहुंच जाए, तो आप वहां पे 2 एग्जॉस्ट लगाओगे उल्टे, एक इसकी हवा खींचेगा और एक वहां की हवा बाहर, तो यहाँ का सर्कुलेशन वहां पे हो जाएगा। अच्छा चलो, वो तो बात हुई उसकी। अब देखो यहाँ पे आपको टॉर्क का एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। एक हमने क्वेश्चन लिया, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू एस क्रॉस एफ, यानी कि एस एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई में नॉर्मल वेक्टर। तो अगर एस है, एक क्वेश्चन के तौर पे ले लिया मैंने, 2i 3j प्लस 2k, और फोर्स है 10i 3j और 4k। तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, ये सिखा रखा है मैंने आपको लेसन नंबर 4 में, ठीक है। ये मैथ की एक टर्म होती है डिटर्मिनेंट, उससे निकाला जाएगा। अगर आपको आई निकालना है तो आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले जे को के से, फिर के को आई से। आपको जे निकालना है तो आप किसको किससे करोगे, आई को के से, फिर के को आई से। आपको के निकालना है तो आई को जे से, फिर जे को आई से। अच्छा याद रखना, इसका आंसर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। ये सॉल्व किया और टॉर्क की वैल्यू आ गई, ठीक। तो टॉर्क में और वर्क में भी फर्क पता चल गया। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क जो है वो एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट है, और टॉर्क जो है वो एफ और एस का क्रॉस प्रोडक्ट है। खत्म कहानी। यहां तक हमने टॉर्क की बातें करी, और ये है इस पेज पे मैंने आपको दे रखा है पूरा टॉर्क का और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली, जरा इसको देखो, ये क्या है। आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आई जे के दिखाई दे रहा है। प्रीति बेटा ध्यान दे, यहां पर ना तेरे को एक साइड में एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उस सर्कल पे मैंने आई जे के बना रखे हैं, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है, ये ठस्सा है जिससे याद हो जाता है। तो आई जे के में क्या करेंगे हम, अगर हम क्लॉकवाइज चले तो सब कुछ पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चले तो सब कुछ पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, के। जे को के के साथ करूं तो आई, और आई को जे के साथ करूं तो, के को आई के साथ करूं तो जे। क्लॉकवाइज चल रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन इसका उल्टा, मैं आई को के साथ मल्टीप्लाई करूं, आई को के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जवाब आएगा माइनस जे। के को जे के साथ करूं तो जवाब आएगा माइनस के, माइनस आई सॉरी, और जे को आई के साथ करूं तो माइनस के। बात ठीक है। तो अगर हम इस तरफ जाएं तो सारा नेगेटिव, और इस तरफ जाए तो सारा पॉजिटिव। ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, इसको साइड में बना लो और उसे एक बार चेक कर लो कि आप क्या कर रहे हो, आई को जे से कर रहे हो या जे को आई से कर रहे हो। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। अब हम बात कर रहे हैं, नीचे मैंने एक एग्जांपल करके भी दिखाया है। टॉर्क को क्या आप 3D में लिख सकते हो ऐसे, टॉर्क एक्स आई, टॉर्क वाई जे, टॉर्क जेड के, ठीक है। कुछ नहीं करा, सिर्फ 3D में लिखा है। और ऐसे ही आर को मैंने एक्स आई वाई जे जेड के लिख दिया, और फोर्स को भी एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के लिख दिया, ठीक है। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि एक्स को इस एफ एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, बात को सुनना, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम का तो आंसर आता है 0। याद रखना, एक्स को अगर एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा जेड। एक्स को जेड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा वाई। और इस वाले y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x से तो आंसर क्या आएगा, z।
इस वाले y को y से मल्टीप्लाई करूँ तो 0, और इस वाले y को z से मल्टीप्लाई करूँ तो x। ये बात समझ में आती है? बार बार तो नहीं समझाऊं? तो जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपको टॉर्क का x निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को y से, ठीक है? तो आपको x मिलेगा, या y को z से तो आपको मिलेगा टॉर्क। तो ये लिखा है देखो यहाँ पर हमने, टॉर्क फॉर x एक्सिस इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई में fz या z मल्टीप्लाई में fy। तो अगर मैं y डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं z की फोर्स से तो मुझे टॉर्क मिलता है x एक्सिस में, या इसका उल्टा मैं z को मल्टीप्लाई करता हूं fy के साथ तो मुझे टॉर्क मिलता है x में। ये बात ठीक है? ये तीनों पॉइंट देख लो एक बारी, मैंने टॉर्क x, टॉर्क y, टॉर्क z कैसे निकाला। क्लियर? ये जो तीनों टॉर्क हैं ये निकले कैसे? या तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर करके निकालो, या इसका एक आसान तरीका जो मैंने अभी पीछे बताया था, आप डिटर्मिनेंट लगा लो, मैथ की एक टर्म है उसको लगा लो तो आसानी से हो जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए इस वाली स्क्रीन पे रुक रहा हूं, इसको समझो, फिर मैं आगे चलता हूं। इसके बाद हम टॉर्क का एक्सप्रेशन कराएंगे। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क के एक्सप्रेशन की, जरा ध्यान देना। मान लो ये एक आपका हमने क्वाड्रेंट ले लिया जिसके अंदर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है? और यहां पर कोई चीज घूम रही है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, यहाँ पे कोई चीज घूम रही है, ठीक? उस पे 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। बात को समझना, इस पॉइंट पे फोर्स कहां लग रही है, ठीक है? इसको पीछे एक्सटेंड करके लेके जाऊं मैं तो ये आती है आपकी लाइन ऑफ एक्शन। मैं थोड़ा नीचे करता हूं, अब देखो ये है आपकी लाइन ऑफ एक्शन, ये जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक? इस फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इस फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो एफ एक्स और एफ वाई में। इसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट लिया छोटे से डिस्टेंस के बाद, ये डीएस डिस्टेंस बहुत छोटा है, अगर असलियत में बना के दिखाऊं तो ये ऐसा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है। ये देखो दिख रहा है कितना छोटा है ये, इसका एंगल भी बहुत छोटा होगा, इसका एंगल बनेगा डेल्टा थीटा, और ये डिस्टेंस है डेल्टा एस। डेल्टा एस आर्क का काम कर रहा है, ठीक है? और जो डेल्टा थीटा है वो एक छोटा सा एंगल है, ठीक है? तो ये रहा एंगल, ये रहा डेल्टा एस। अब इस डेल्टा एस को मैंने रिजॉल्व कर दिया डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में, इस डेल्टा एस को मैंने रिजॉल्व कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में। बात ठीक है? अच्छा जी, अब बात आती है इस डिस्टेंस की। इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया है आर, यहां से शिफ्ट हो गया यहां तक पहुंचा और ये बन गया आर डैश, ठीक? तो आप कह सकते हो जो आर डैश है ये है आर प्लस डेल्टा एस। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये इनका रिजल्टेंट है। तो आर डैश क्या है? आर प्लस डेल्टा एस, ठीक? अच्छा, यहां मैंने फोर्स को रिजॉल्व किया, यहां मैंने इस डेल्टा एस को रिजॉल्व किया डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में। मुझे चाहिए क्या? मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं टॉर्क का। किसकी मदद लूं? कंपेयर ही करना पड़ेगा इसको, तो मैं कंपेयर करने के लिए मदद दे रहा हूं वर्क डन की। हम जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी से चलते चलते हम फोर्स इंटू टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा तक पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच गए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? तो हमने पकड़ा एक्सप्रेशन। देखो वो कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से वर्क हो सकता है टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है? ध्यान दो इस बात पे, इसको अंडरलाइन किया है, ध्यान देते रहा करो इस पे। तो वर्क है आपका इतना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा समझाने जा रहे हैं। कैसे? इधर आ जाओ। वो कहता है फोर्स को रिजॉल्व करो एफ एक्स और एफ वाई में, एफ कॉस अल्फा, एफ वाई एफ साइन अल्फा, और रिजॉल्व करो आर को एक्स और वाई में। आर कहां है पे? ये रहा, यार दिखाई दे रहा आपको, जिसको मैंने हाईलाइट किया। और ये है एक्स, एक्स एक्सिस के लिए, ये है वाई, वाई एक्सिस के लिए, ठीक? इधर आ जाओ। तो रिजॉल्व किया मैंने आर को एक्स और वाई में, एक्स है आर कॉस थीटा, वाई है आर साइन थीटा, ठीक है? तो आर और ये थीटा ले लो, मैंने यहां बना नहीं रखा है, अब बना देता हूं। तो अगर मैं x और y को डिफरेंशिएट कर दूं तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? dx बाय डी थीटा।
आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन और वाई का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, डी वाई बाई डी थीटा, आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। देखो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, आर एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से dy बाई डी थीटा क्या आएगा, आर एज इट इज, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। ये बात ठीक है, पीछे आ जाओ। जब मैंने x का डिफरेंशिएशन किया था और सामने r cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया था, तो cos का डिफरेंशिएशन बना sin थीटा। मैं जानता हूं कि r sin थीटा होता है y। r sin थीटा क्या होता है, कहां पर लिया, अभी ऊपर लिया था, तो मैं इसको y लिख सकता हूं, और इस d थीटा को उठा के अगर उधर ले जाऊंगा तो dx क्या बन जाएगा, y d थीटा माइनस का y d थीटा, x इक्वल्स टू माइनस y d थीटा। इसी तरीके से dy क्या होगा, x d थीटा। देख लो क्या करा है यहाँ पर, y की वैल्यू रखी r sin थीटा, डिफरेंशिएट किया थीटा की रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा आया, डिफरेंशिएशन ऑफ r sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, r बाहर, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और d थीटा को हम लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड पे लिया। तो dy क्या आया, x d थीटा। बात ठीक है, क्लियर है। तो आप कह सकते हो हमारे पास dx और dy की वैल्यू है। अब नीचे आ जाओ, आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पे, Fxi Fyj, और dx क्या है, ds है dxi dyj। बात ठीक है गलत है कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो वर्क डन को मल्टीप्लाई किया, और यहां पर मैंने अभी जो वैल्यू निकाली थी dx की और dy की वो पुट कर दी, कोई दिक्कत। तो वर्क डन क्या आया, fx मल्टीप्लाई में y डी थीटा, fy मल्टीप्लाई में x डी थीटा। देखना क्या बना ये। अब यहां में से क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, बस एक डी थीटा कॉमन आ रहा है, वो बाहर ले लिया, अंदर बचा माइनस एफ एक्स डॉट वाई प्लस एफ एक्स डॉट एक्स। इसको ठीक करके लिख लिया तो आया एफ वाई एक्सिस का फोर्स वाई एक्सिस मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस माइनस फोर्स एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस मल्टीप्लाई में डी थीटा इक्वल्स टू वर्क डन। लेकिन टॉर्क क्या होता है, यहां पे लिख लो, अरे बट टॉर्क तो इसके इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने जाऊंगा तो क्या ये चीज इसके इक्वल नहीं हो जाएगी टॉर्क के। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ वाई डॉट एक्स माइनस एफ एक्स डॉट वाई। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप जिस तरीके से मैंने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला है एंगुलर मोमेंटम का निकालोगे तो वो भी यही आएगा, एल इक्वल्स टू पी वाई डॉट एक्स माइनस पी एक्स डॉट वाई। बात ठीक है गलत है, चलो ये तो बात हो गई आपके टॉर्क की। ये टॉर्क की जो फॉर्म निकाली है मैंने, इसमें पी वाई एक्स और पी एक्स वाई लिया है। अगर यहां पर मैं वैल्यू रखनी चालू कर दूं पी एक्स और पी वाई की, पी वाई की वैल्यू क्या रखूंगा और एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा। एक्स तो बताइए मैंने आपको आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, उसमें पी वाई और पी एक्स की वैल्यू रख दूं तो क्या इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। पोलर फॉर्म मतलब जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, जरा ध्यान दो, पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क। हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी एक्स आई प्लस टी वाई जे। ठीक है, ये टॉर्क है, एक्स एक्सिस आई के साथ, वाई एक्सिस जे के साथ। फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स आई एफ वाई जे। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही फोर्स को रिजॉल्व कर दिया था एफ कॉस अल्फा और एफ साइन अल्फा में, और आर को रिजॉल्व किया था एक्स और वाई की फॉर्म में, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में। अभी जो पीछे फॉर्मूला निकाला था उसके अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट कर दे तो यानी कि एफ एक्स की जगह पे रख दे आर कॉस थीटा और एफ वाई की जगह पे रख दे आर साइन थीटा। बात ठीक है, एक्स की जगह पे रख दे आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे रख दे आर साइन थीटा। तो एफ और आर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। आप इसको कह सकते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आप जानते हो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब पीछे चले जाओ, ये अल्फा थीटा ये सब कहाँ है, फिगर पे जाओ। अल्फा ये रहा एक्सटीरियर एंगल, थीटा ये रहा, और दूसरा
इंटीरियर एंगल मैंने ले लिया बीटा। आप जानते हो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल होता है, तो थीटा प्लस बीटा अल्फा होता है, बात जानते हो आप, रखना। थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा, तो बीटा क्या आ गया, अल्फा माइनस थीटा। तो आप अल्फा माइनस थीटा की जगह पे बीटा रख सकते हो, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, एफ आर साइन बीटा। कोई दिक्कत, एफ आर साइन बीटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां से टॉर्क आ गया आपका आर क्रॉस एफ। हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, साइन एंगल हटाने पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो ये क्या हो गई इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे का क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक्स को वाई के साथ और वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे फिर से मैंने वही चीज समझा दी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमें क्या जवाब देगा, के। और वाई अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे आई के साथ मल्टीप्लाई होकर जवाब देगा माइनस के। तो आपके पास फिर से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एफ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन इस बार हमारे पास के और है साथ में, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है। अगर आई जे के आ जाए तो डायरेक्शन आ जाती है, क्या आ जाती है, और अगर डायरेक्शन आ गई तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये एक वेक्टर फॉर्म है। अब इस पेज को देख लो आप,